चाहे एक बार मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। तो इस YouTube चैनल का नाम है बिहार एजुकेशन हब। इस चैनल पे मैं प्रत्येक रविवार आप लोगों के सामने NCERT की जो बुकें होती है उस बुक से मैं 6 क्लास से लेके 12 तक का कवर करूंगा। स्टार्टिंग में 6 क्लास से कर रहा हूं और सब्जेक्ट का नाम इतिहास होगा। इसी इतिहास के माध्यम से हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ते जाएंगे। इतिहास, नागरिक, भूगोल, साइंस में भी आऊँगा, यानी कि फुल रूप से जो एक तरह से NCERT का कवरेज होता है वो मैं NCERT का कवरेज लेके आया हूँ और प्रत्येक रविवार को मैं आऊँगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब बटन को दाब दें और बगल में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पे क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसको भली भांति देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का जो NCERT की 6 क्लास की बुक है जिसको हम लोगों ने पहला अध्याय के रूप में लिया है, जिसमें कहता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए ये क्लास 6 की है, NCERT की बुकें हैं और इसमें जो है आप लोगों को इसमें बुक का नाम है हमारे अतीत कहा गया है। तो देखिए इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो बातें कही गई है, इतिहास में क्या घटना घटा, कब घटा, कहाँ घटा और कैसे घटा, ये इंपॉर्टेंट है। कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है इतिहास में। इसी के इर्द गिर्द सारी घटनाएं आप लोग जान सकते हैं। तो क्लास 6 के अंतर्गत जो हम लोगों के टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को हम लोग बारी बारी से डील करेंगे। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी आपके पास प्रस्तुत करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं रहेंगे, उस महत्वपूर्ण बिंदु को भी मैं लिखने का प्रयास करूंगा। और आप लोग जो है अगर यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ ही गया है तो मैं एक बार और कहना चाहूँगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। और अगर आप शुरू से अंत तक बारीकी से सुनते हैं तो आपको जो है मैटर को समझने में काफ़ी आसानी होगी और आसानी के साथ साथ दिलचस्प भी लगेगी। तो चलिए आगे जो मैं देखता हूँ इस चैप्टर में जो हमारा है, कहता है कि पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएं। अब देखिए इतिहास में ये घटना घटती रहती है कि हम हमेशा जानने का प्रयास करते रहते हैं कि कोई भी चीज़ जो घटना घटी है वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम आपको जो है कुछ युक्ति सुझानी पड़ेगी, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो कुछ उपाय जैसे ही हमको कैसे पता चलेगा, यानी कि एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कल की घटना, यानी कि कल क्या घटा, इसके बारे में आपको कहां से पता चलेगी। कल के पहले 2 दिन पहले, 2 दिन पूर्व, चलिए यहां पे 2 दिन पूर्व क्या घटना घटा, उसके बाद 2 माह पूर्व कौन सी घटना घटी, 2 वर्ष पहले कौन सा घटना घटा, 200 वर्ष पहले कौन सी घटना घटी। मतलब इस प्रकार से मन में आता होगा कि आखिर इन चीज़ों के इतना पहले जो घटना घटी है तो हम इस घटनाओं को कैसे जानेंगे। या तो हम लोग रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, या फिर रेडियो के साथ साथ क्या हो सकता है, हम लोग पता करेंगे कि अखबारों के द्वारा हम लोग भी पता कर सकते हैं, मैगजीन के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रयास करते रहते हैं और हम लोग ये जितना भी रेडियो वगैरह है, मैगजीन सब है, ये सब क्या होगा कि खोजना पड़ेगा। और खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब कहीं ना कहीं इसका उपाय करते थे। यहाँ जो इतिहासकार होते हैं ये भी इतिहासकार क्या करते हैं, सारे मैटरों को खोजने का प्रयास करते हैं। अब किस प्रकार से करते रहते हैं इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे, तो हमेशा हम लोग उत्सुक रहते हैं, जानने का उत्सुक रहेंगे तभी हम लोग पता लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो जैसे अभी मैं बताना चाहता हूं कि अगर पिताजी के काल में जो हुआ तो पिताजी से पूछ लेंगे, दादाजी के काल में जो घटना घटी उससे पूछ लेंगे। लेकिन काफ़ी अगर पीछे चला जाए, बहुत वर्ष पुराने, तो हमको स्रोत का सहारा लेना पड़ता है। इसी स्रोत के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं।
दूसरा जो है वो कहता है अतीत के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो ये तो हम लोग हो गया कि आखिर कैसे पता लगाएंगे। तो कैसे पता में हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग रेडियो का सहारा ले सकते हैं, या फिर समाचार पत्र का सहारा ले सकते हैं, या काफ़ी पीछे चले जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों का ले लेते हैं। स्रोत में जैसे अभिलेखागार भी आप लोग जा सकते हैं, अभिलेखागार से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ETC इस प्रकार से हम लोग पता लगाने का प्रयास करते हैं इतिहास में। अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक है, इस टॉपिक में कहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए अतीत के बारे में आता है, इतिहास में हम लोग, इतिहास में क्या होता है कि इतिहास में हमेशा अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग के ये जानना पड़ेगा, जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि प्राचीन काल में ये लोग भोजन किस प्रकार से करते थे, भोजन किस प्रकार का करते थे, भोजन कैसे खाते थे, नहीं खाते थे, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद ये लोग कपड़ा कैसे पहनते होंगे, कपड़ा कैसे पहनते होंगे, रोटी कपड़ा और मकान। चलिए मकान, किस मकान में रहते होंगे, मतलब इसका वास जो होता है, निवास स्थान, निवास इनका कैसा रहा होगा, निवास इसका कैसा रहा होगा। तो इन सबों के बारे में, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो ये सब जान सकते हैं। इसके बाद ये लोग आखेट किस प्रकार से करते होंगे। आखेट मीन्स होता है शिकारी करना, शिकार करना। तो आखेट के बारे में कि आखेट किस प्रकार से कर सकते थे। इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि पशु, आखिर मन में तो ये सब आता होगा ना कि पशु पालन कैसे करते होंगे, कृषक मतलब खेती कैसे करते होंगे, तो बहुत सारे मन में आता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यही सब जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम लोग यही सब जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद व्यापारी लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे, यानी कि ETC बहुत सारे मन में आता है कि अतीत में हम क्या जान सकते हैं। अतीत में बहुत कुछ जान सकते हैं। अतीत ऐसा चीज है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है आज तक हमेशा क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, अतीत के बारे में जान सकते हैं। काफी दिलचस्प होती है हम लोगों का ये अतीत की जानकारी, इतिहास की जानकारी। अब तो ये तो हो गया। अब यहां तक कि हम लोग ये भी देखेंगे कि ये लोग कहानी जो है, कहानी किस प्रकार से सुनते थे, कहानी कैसे सुनते थे, ये है ना। ये लोग मनोरंजन का साधन इनका क्या था, मनोरंजन का साधन क्या, मतलब ये सब जो है हम लोग क्या करते हैं, अतीत के बारे में ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में जो है अच्छे तरह से एंजॉय करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखता हूं, लोग कहाँ रहते थे। देखिए ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। अब बात आई सबसे पहले कि लोग कहाँ निवास करते थे, लोग कैसे कैसे किस प्रकार से रहा करते थे। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग के पहले आप लोगों ने नर्मदा नदी के बारे में देखा होगा, या फिर जानते होंगे आप लोग नर्मदा नदी के बारे में। तो मैं नर्मदा नदी से संबंधित कुछ जानकारियां आपको देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये जो नर्मदा नदी होती है, नर्मदा नदी पे लाखों वर्ष पहले जो है इसी नदी तट पे लोग रहते थे, और यहाँ पे जो है इसी तट पे जो ये लोग निवास करते थे, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग लाखों वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे थे। और यहाँ के जो लोग थे ना, ये लोग कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक, कुशल संग्राहक थे, मतलब संग्रह मतलब जमा करना। और ये जो कुशल संग्राहक थे, नर्मदा नदी के आसपास में घने जंगल भी पाया जाता था। तो जंगलों से ये लोग ये जंगलों से जो थे ये लोग परिचित थे,
परिचित थे, मतलब जंगलों को बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में जो लोग होते थे, व्यक्ति होते थे, वो जंगलों के आसपास ही रहा करते थे, क्योंकि वहीं से उसको कंदमूल खाने पीने, व्यापार करने, हर चीज का सुविधा हो जाता था। ये लोग जंगलों से परिचित होते थे, इसलिए ये लोग संग्रह करते थे। क्या चीज का संग्रह करते होंगे? तो वहां से जो जड़ी बूटी मिलता था उसका संग्रह करते थे, या फिर क्या चीज का वो लोग करेंगे, जड़ी बूटी के साथ जो फल वगैरह होता था उसको संग्रह करके रखते थे। फल फूल जो भी है, कंदमूल, ये सब जो है इनका मुख्य काम होता था संग्रह करना। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे? शिकार भी किया करते थे, मतलब इससे भी वो परिचित थे। तो अब देखिए, नर्मदा नदी में के पास जो है लाखों वर्ष पहले जो कुशल संग्राहक होते थे वो जंगलों से परिचित थे और इन चीज़ों का वो संग्रह करके रखते थे, ताकि भविष्य में अगर हमको क्या हो, किसी भी प्रकार का तकलीफ हो तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इनका उन्होंने किया गया था। आखेट वगैरह भी करने का ये लोग काम करते थे। अब देखिए, यहीं पे एक आपको मैं बता देता हूं, उत्तर पश्चिम में क्या होता था, एक सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा। देखिए, अब इसी के आसपास क्या मैं बता रहा हूं, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। देखिए, इस पहाड़ी के आसपास कुछ घटना घटी। लाखों वर्ष जो है यहाँ पे क्या होता है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग जब मानचित्र लेंगे तो मानचित्र के में बीचों बीच में क्या था, नर्मदा नदी था, और यहीं पे आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भी मिल जाएगी। किरथर पहाड़ियाँ जो यहाँ पे आपको मिलेगी, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 8000 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 8000 वर्ष से पहले यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ स्त्री पुरुष आए थे। 8000 ईस्वी पूर्व यहाँ पे आपको स्त्री और पुरुष के माध्यम से ये पता चला था कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और यहाँ पे खास करके गेहूं और जौ, ये दो चीजों के बारे में पता चला था। कहाँ पे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे, 8000 ईस्वी पूर्व पहले। तो जब देखिए यहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग में अगर ये चीज पता चल गया तो इन लोग अब धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, ये लोग निवास करना स्टार्ट कर दिए। और निवास करने के बाद यहीं पे इन्होंने पशुओं को भी पालना, यानी कि पशुपालक का भी इन्होंने काम करना शुरू किया। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते चला गया वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, लोगों का ज्ञान भी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किरथर पहाड़ी के आसपास में ये लोग गेहूं और जौ उपजा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कृषि का विकास हम लोग धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए, अगर और आगे बढ़ते हैं, चावल वगैरह की भी बात करते हैं, तो चावल भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये चावल वगैरह जो है उत्तर पूर्व में, गारो मध्य भारत में प्राप्त हुआ है। तो क्या होता है कि खेती का विकास जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते और लोगों का अधिक से अधिक जब विकास होने लगा तो अब कहता है कि लोगों में ये चीज समझने के लिए मैटर है क्या, कब और कहाँ, और साथ में कहते हैं कैसे 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 हम लोग काम करना स्टार्ट किए थे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे किस अनुसार से कैसे से करते थे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो अतीत के बारे में जानकारी था। अब देखिए, अब अगर हम लोग प्रारंभिक शहर की बात करते हैं, प्रारंभिक शहर की बात करते हैं तो कहता है 4700 ईस्वी पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ। इस 4700 ईस्वी पूर्व के पहले एक घटना घटी हुई थी। कहाँ घटना घटी हुई थी? ये 4700 ईस्वी पूर्व। ये देखिए, प्रारंभिक शहर जो था वो था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे जो है एक प्रारंभिक नगर जो है इतिहासकारों को प्राप्त हुआ, और प्राप्त करने के बाद उन्हें पता चला कि प्राचीन काल में भी क्या हो रहा है कि कुछ एक प्रकार का यहाँ पे नगर बसा हुआ है। इसी नगर के सहारे जो है अब थोड़ा थोड़ा इसमें विकास देखने के लिए भी मिलता है। तो विकास देखने के साथ साथ देखिए, और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि
नदी जो होती थी, सिंधु नदी की बहुत सारे सहायक नदियां भी होती है, सहायक नदी। और ये सहायक नदी के आसपास बहुत सारे गांव देखने के लिए हमें मिला हुआ है। तो ये जो गांव मिलता है और इसी के आसपास में क्या होता है, सभी लोग निवास करते थे, क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं कि निवास करने का एक और माध्यम था नदी, क्योंकि नदी से हमको खेती करने में पानी प्राप्त हो जाता था। उसके बाद पशु चारण के लिए भी, पशुओं के लिए भी पानी व्यवस्था हो जाती थी। घर वगैरह जो बनाया जाता था तो वो नदी का जो मिट्टी होता था उसी मिट्टी से वे लोग घर का भी निर्माण किया करते थे। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्या चीज़, किसी भी नदी के पास में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप आराम से निवास स्थान बना सकते हैं। तो अब बात आती है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही समय बीतता है तो खास करके बिहार में का जो प्राचीन भारत में क्या एक घटना घटी थी, यहाँ पे मगध महाजन पद जो था वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट था, जो गंगा नदी, गंगा के दक्षिण साइड में बसा हुआ था। और मगध में जो ये गंगा का दक्षिण साइड में ये बसा हुआ था, ये कैसे कैसे काम करता था इसको देखेंगे। तो अब देखिए नगरों का विकास जो यहाँ पे हुआ था ना, इस इलाके में नगरों का विकास, यहाँ तो ये आम मिल गई हमको 47 से आरंभिक नगर, लेकिन विकास जो कहता है नगरों का होते होते 2500 ईस्वी पूर्व तक की घटना तक चली गई थी। ये 2500 ईस्वी पूर्व के पास जो है क्या होता, पूरा इलाका क्या बन गया चुका था, शहर का निर्माण ये कर चुका था। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से धीरे धीरे क्या होते चला गया, विकास होते चला गया। उसके बाद देखिए देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों का स्थापना। देखिए अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राचीन काल में मगध के बारे में, कहता है मगध जो था महाजन पद काफी प्रचलित था, ये काफ़ी शक्तिशाली था, अन्य महाजन पदों शक्तिशाली था। और देखिए महाजन पदों की संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 16, और 16 में से सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। और ये मगध जो सबसे शक्तिशाली था, तो इसी प्रकार से इस इलाके के यानी कि गंगा नदी, या ये कहाँ पे स्थित है, गंगा के दक्षिण साइड में क्या था, ये मौजूद था। इसी प्रकार से देश के अन्य हिस्से में भी क्या था, महाजनपद था, इनका क्या हो रहा था, धीरे धीरे विकास होते जा रहा था। अब बात हुआ क्या, देखिए अब यहाँ से इसके अलावा अन्य देशों में मान के चलिए लोग यहाँ पे हैं, उसको अब कुछ ज़रूरतें होती है, उस ज़रूरतों के अनुसार से वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। तो एक जगह से जो दूसरे जगह वो जाया करते हैं, तो क्या होता है कि लोग हमेशा जैसे महाद्वीप में जाए, उप महाद्वीप में जाते हैं, मतलब वो अपने जरूरत के हिसाब से जाते रहते थे। तो ये जो जाने का आने का काम होता था वो पठार, पहाड़, रेगिस्तान, अन्य माध्यम से भी जाया करते थे। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरे जगह अपने जरूरत के हिसाब से जाया करते थे। अब देखिए अब ये क्या क्या करने के लिए कौन कौन से लोग जाते थे उसको देखते हैं बारी बारी से। एक नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग जाया करते थे। सबसे पहले लिखते हैं कि काम की तलाश में। अभी भी हम लोग कहाँ जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, लोगों का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। उसका प्राकृतिक आपदा के कारण भी, ये देखिए प्राकृतिक आपदा के कारण भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से अगर मान के चलिए कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उस जगह पर रहने लायक नहीं है, तो नहीं रहने लायक है तो क्या करेंगे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान कर जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा जो कि रहने योग्य नहीं होती है। उसके बाद कहता है कि या फिर सेना। देखिए सेना क्या होगी, सेना अगर विजय हासिल करने के लिए कभी वो क्या करती थी, एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती थी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह से व्यापारी वगैरह जो होते थे, जैसे व्यापारी व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, धार्मिक गुरु क्या करते थे,
शिक्षा देने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ये लोग जो जाते थे तो एक दूसरे का विचार क्या होता था, आदान प्रदान होता था, एक दूसरे का जो विचार आदान प्रदान होता था। तो इन लोगों में एक ऐसा प्रभाव हुआ जिसको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हुआ। अब किसी ने भौगोलिक खोज के लिए भी गया, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 में लिख सकते हैं भौगोलिक खोज। अब किसी की इच्छा हुई कि नहीं हम नई दुनिया का पता लगाएंगे, नए नए शहरों का पता लगाएंगे, तो इसके लिए भी क्या होता था, जाते थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अतीत की जानकारी के लिए ऐसे ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम किया करते थे। तो चलिए ये तो हो गया। एक और मैं टॉपिक एक पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक के बाद जो है मैं अपना ये वीडियो एंड करूँगा। तब जो है बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। इसको 2 भागों में, इस चैप्टर को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, दोनों भाग में देखेंगे। चलिए आज हम लोग देश का नाम देखते हैं। क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं ना, तो भारत में देश का नाम जो पड़ा है उस देश के नाम से हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। भारत के लिए देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं तो इसको प्रायः किस नाम से जाना जाता है, भारत बोलते हैं या फिर इंडिया, INDIA, इंडिया। ये 2 नाम से हम लोग जानते हैं। देश के नाम के बारे में आपका थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। तो देश के लिए देखिए, अब बात आती है जैसे नामों का प्रयोग करते हैं तो अब बताता है, कहता है कि ये इंडिया शब्द जो है, ये इंडिया शब्द कहां से आया, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस, याद रखिएगा, इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। अब ये जो है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, अब इसको जो है, इसको हम लोग संस्कृत में सिंधु कहते हैं। संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है, किसको, इंडस को। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये चेंज होते चला गया। अब बात आती है 2500 वर्ष पहले जब एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाया गया, तो कहता है कि 2500 वर्ष पूर्व जो है आने वाले जो आए थे ईरानी और यूनानी, सिंधु को वो लोग हिंदोस बोलते थे। देखिए अब बात है यहाँ पे लेते हैं, अब इस सिंधु को ईरानी और यूनानियों ने क्या बोला, हिंदोस। यानी कि ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को किस नाम से पुकारा, हिंदोस के नाम से इसको पुकारा था। अब देखिए इस प्रकार से हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इसके बाद में जो स्थित भूमि प्रदेश था इस नदी के जो पूरब में थे, अब देखिए ये सिंधु है ना, यहाँ पे हम लोग पूरब पश्चिम करते थे, ये पूरब मेरा हो जाता है, यानी कि उस साइड में सिंधु के जो पूरब में थे वहाँ के लोगों को इन्होंने क्या कहना शुरू किया था, वहाँ के लोगों को इन्होंने इंडिया कहा। यानी कि सिंधु के जो पूरब में थे, इस पूरब में इन्होंने इसको क्या बोला, इंडिया बोला, INDIA, इंडिया बोला। तो देख रहे हैं कि ईरानी यूनानी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी नामांकन करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत का नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम देखिए, अब यहाँ पे मैं पूरब लिखा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी भाग हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों पे ईरानी और यूनानियों ने अलग अलग नाम से उसको पुकारा था। तो उत्तर पश्चिम में क्या था, उत्तर पश्चिम देखिए इस साइड में उत्तर पश्चिम आता है, तो यहाँ के लोगों को इन्होंने भारत कहना शुरू कर दिया, भारत के नाम से इसको जाने लगा। तो इस तरह से क्या होता है क्या, अब देखिए भारत समूह का जो संस्कृत के आरंभिक लगभग ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी हम लोग देखने के लिए मिलता है कि भारत शब्द वर्णित किया गया है। तो भारत शब्द की उत्पत्ति जो हमारे देश का नाम है, इस देश का नाम किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये देश का नाम कैसे कैसे आया, भारत, इंडिया, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट डे जो हम लोग देखेंगे पुरातत्वविद से संबंधित मतलब स्रोत, अतीत की जानकारी हमको कैसे मिलती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उसके बाद कमेंट करें, लाइक करें। आज का जो है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।